हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग इंडिया के चैप्टर एग्रीकल्चर से। आई नो कि इंडिया का क्लाइमेट वाला पोर्शन अभी भी बचा है, आई नो कि इंडिया का सॉइल वाला पोर्शन अभी भी बचा है, लेकिन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक ऐसा पार्ट है इंडिया चैप्टर का जो कि आता ही आता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख ही जाएगा, तो मैंने सोचा कि पहले वो क्वेश्चन वो वाले पार्ट को कंप्लीट किया जाए जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और प्लीज़ अभी ऐसा मत सोचना कि आपने इंडिया शुरू कर दिया अब आप एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक को भूल जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ साथ लेके चलने की कोशिश करूंगी। अगर एक हफ्ते में 2 वीडियोज़ में इंडिया का डाल रही हूँ तो 2 वीडियोज़ में एटमॉस्फेयर वाले टॉपिक का भी डालने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर के साथ। एंड यस, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे यहाँ पे गाली देने की कोशिश करेंगे आप कमेंट में जाके कि आपने इंडिया चैप्टर शुरू कर दिया, वाह, आप हिस्ट्री का चैप्टर 6 नहीं शुरू कर रही हैं, उसको छोड़ के आपको जो मन में आ रहा है वो शुरू कर रही हैं। तो मैं सारा रीज़न बता चुकी हूँ कि मैं क्यों हिस्ट्री का चैप्टर 6 शुरू नहीं कर रही हूँ। मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज़ की स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाना है तो मुझे बैठ के पढ़ना होगा, जिसके लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। मैंने काफ़ी बार बताया, लेकिन अगर अभी भी आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा और आप कमेंट में जाकर मेरे बारे में बुरा भला बोलना चाहते हो, यू कैन गो हैड डू दैट, आई हैव नो इश्यूज़। तो आज का टॉपिक बड़ा ही छोटा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में, यानी कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या, खेती बाड़ी। इंडिया का एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती बाड़ी। अब ज़रा समझो कि इंडिया हम जानते हैं कि 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। चाइना के बाद इंडिया ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री के लिस्ट में 2nd रैंक पे आता है, और धीरे धीरे हम चाइना को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो गजब बात है कि हम दूसरे देश को पीछे छोड़ रहे हैं, 1st रैंक पे पहुंच रहे हैं, वो भी किस चीज़ के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। मतलब कितनी शर्मनाक बात है, बट फिर भी इंडिया 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एज ऑफ नाउ। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। चूंकि इतना हैवी पॉपुलेशन है इंडिया का, इंडिया में इतने जॉब्स तो है नहीं, तो सारे के सारे लोग जॉब्स तो नहीं कर पाएंगे और सारे के सारे लोग बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको शुरुआती कैपिटल या इन्वेस्टमेंट चाहिए। ध्यान रहे, ये जो कैपिटल शब्द है इसका मतलब वो नहीं है कैपिटल की वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता, इट इज़ रादर कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि चूंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना हाई है, इंडिया में इतना ज़्यादा लोग हैं कि जॉब्स मिलना पॉसिबल नहीं है, बिजनेस करना उतना पॉसिबल नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कहाँ इकट्ठा हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। कि जॉब नहीं मिल पा रहा, बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो खेती बाड़ी करते हैं, उसी से अपना गुजारा करने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में आज भी लगभग 50% to 60% जो जनता है इंडिया में, मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने योग्य जनता है, क्योंकि बच्चे तो काम नहीं करेंगे और बूढ़े काम नहीं करेंगे, तो वो जो एज ग्रुप है जो कि वर्किंग पॉपुलेशन में गिना जाता है, उसमें से 50 to 60% लोग आज भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आज भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो इसीलिए एक ऐसा कंट्री जहाँ पे अधिकतर आबादी खेती बाड़ी करके अपना पेट पालता है, ऐसे कंट्री को हम कहते हैं अग्रेरियन कंट्री। ये शब्द याद रहेगा, अग्रेरियन कंट्री। ध्यान रहे, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है। इतने बड़े पॉपुलेशन को अगर जिंदा रहना है तो वो या तो जॉब करेगा या तो बिजनेस करेगा, लेकिन इंडिया में जॉब और बिजनेस दोनों की कमी है। एज अ रिजल्ट लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, खेती बाड़ी करना पड़ता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाना पड़ता है। और इसीलिए चूंकि इंडिया का मेजॉरिटी हिस्सा एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है, इसीलिए इंडिया को हम लोग एग्रेरियन कंट्री भी बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब मेरी बात को समझो। इंडिया में जो एग्रीकल्चर देखने को मिला है, खेती बाड़ी देखने को मिलता है, उसके कुछ फीचर्स हैं, उसके कुछ खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे। तो देखो, सबसे पहला है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अलग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर बोला तो तुमको तो पूरा लिखना ही है, लेकिन अगर अलग से 2 मार्क्स में आने का चांस रहा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़रा समझो क्या होता है। देखो ज़रा, मान लो ये लैंड है, इस लैंड पे तुमने 100 kg वीट उगाया, तुम फार्मर हो, तुमने 100 kg वीट उगाया 1 साल के अंदर। तुमने क्या किया, इस 100 kg में से 80 kg तो अपने घर में ही रख लिया अपने परिवार का पेट पालने के लिए, यानी कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए, कि खुद मेरा परिवार जो है, खानदान जो है, इस 80 kg से पूरे साल के दौरान आटा कंज्यूम करेगा। बचा हुआ 20 kg जो है, वो जो एक्स्ट्रा है, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा है,
उसको तुम मार्केट में जा रहे हो बेचने के लिए। और इंडिया में यही होता है, इंडिया में यही होता है। इंडिया में जो फार्मर्स खेती बाड़ी करते हैं वो अधिकतर जो यील्ड या प्रोडक्शन किए हैं, एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स उगाए हैं, उसका अधिकतर हिस्सा तो वो अपने ही कंजम्पशन के लिए अलग कर लेते हैं। बहुत ही कुछ हिस्सा जो है वो मार्केट में बेचते हैं और उससे बेच के पैसा कमाते हैं। बात समझ में आया? तो एक ऐसा खेती बाड़ी करने का टेक्निक जहां पे ज्यादातर जो हिस्सा है वो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन जो है वो मार्केट में बेचा जाता है, ऐसे टाइप के एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बस एक खेती करने का तरीका है जहाँ पे मेजॉरिटी पोर्शन खुद के कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है और बहुत ही कम सरप्लस जो है वो मार्केट में बेचा जा रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में दो डाउट आएगा। दो डाउट ये आएगा कि भैया अगर बहुत ही कम हिस्सा वो लोग मार्केट में बेच रहे हैं तब तो वो लोग इतना कमा नहीं पा रहे होंगे, कमा नहीं पा रहे होंगे तो जी कैसे रहे होंगे, कैसे जिएंगे हमारे फार्मर्स। तो देखो, तुम कमाते किस लिए हो? तुम्हारा मेन पर्पस कमाने का होता है रोटी कपड़ा मकान। अब जो फार्मर्स हैं उनका तो ऑलरेडी सेल्फ कंजम्पशन से रोटी वाला हिस्सा कवर हो जा रहा है ना, सेल्फ कंजम्पशन करके अपना पेट वो लोग पाल ही ले रहे हैं। बस अपना कपड़ा मकान की टेंशन है कि भैया रहन सहन, उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत खर्चा है वो लोग इस 20 kg सरप्लस को बेच के कमा लेंगे। अब ये 20 kg एक एग्जाम्पल है, ये कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो ये कहना कि फार्मर सब तो कमा ही नहीं पाएंगे, ये गलत है, क्योंकि हमारा बेसिक ह्यूमन नीड होता है रोटी कपड़ा मकान, और फार्मर का ऑलरेडी रोटी वाला पोर्शन अपने सेल्फ कंजम्पशन से पूरा हो रहा है। कपड़ा मकान वाला पोर्शन जितना भी हिस्सा वो लोग बेच बाच के कमा रहे हैं उससे वो लोग पूरा कर लेंगे। हालांकि ये बात सच है कि हमारे फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा गरीब है हमारे देश में, जिनके कारण हमारे थालियों में खाना आता है, जिसके कारण हम अपना पेट पाल पा रहे हैं, उनकी हालत इतनी बुरी है देश में कि मतलब बोला नहीं जा सकता। मेरे खुद के नाना जी वो फार्मर हैं और मम्मी बताती है कि किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल फेस किया है अपने बचपन में, कैसे चम्मच नहीं हुआ करता था। तो आज तो हमारे पास चम्मच है, तो अगर दाल है और चावल है तो हम चम्मच से मिलाकर फिर उसे खा लेते हैं, लेकिन मम्मी बताती है कि उस समय इतना गरीबी था कि हमारे पास चम्मच नहीं था, हम लकड़ी का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल लकड़ी जो होता है उसका टुकड़ा इस्तेमाल करते थे ताकि हम लोग चीज़ों को मिला सके, मिक्सचर बना सके। तो बहुत ही वो बात है, और कहीं ना कहीं मम्मी भी किसान या फार्मर की फैमिली से ही आती है, तो मम्मी ये बात बताती है। पॉइंट अब क्या है, डिपेंडेंस ऑन मानसून। देखो, जब भी तुम अगर देखे होगे फार्मिंग होते हुए, तो वहाँ जब फसल उगाया जाता है तो उसके बाद उसमें पानी, फसलों को पानी चाहिए होता है। फसल जो है वो पानी पीते हैं, पानी की ज़रूरत होती है, तो हमें पानी प्रोवाइड करना पड़ता है फसलों को, क्रॉप्स को। और ये जो पानी प्रोवाइड करने का प्रोसेस है इसी को हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन क्या होता है? पानी को प्रोवाइड करने का जो पूरा प्रोसेस है ना क्रॉप्स को ड्यूरिंग द कल्टीवेशन प्रोसेस, उसी को हम इरिगेशन बोलते हैं। अब ये पानी जो प्रोवाइड किया जा रहा है यानी इरिगेशन के लिए, या तो हम डायरेक्टली रेनफॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम कुआं है वेल, उसके थ्रू मशीन लगा के मोटर का मशीन लगा के फिर उससे पाइप के थ्रू पूरा का पूरा खेत में जो है पानी को ले जा सकते हैं, या फिर हम लोग कैनल का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में हम लोग नहर बोलते हैं। नहर क्या होता है? अगर ये आपका एरिया जहाँ पे आप फार्मिंग कर रहे हो तो बहुत ही पास में एक छोटा सा रिवर से ही, मान लो ये मेन रिवर है, रिवर से कनेक्टेड एक छोटा सा एरिया होगा जिसको हम नहर बोलते हैं। इससे आप पाइप कनेक्ट करके मतलब एक पूरा का पूरा, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है उससे ही कनेक्टेड दूर में एक छोटा सा नहर होता है। आप नहर अपनी मम्मी के मुंह से या कभी अपने पापा के मुंह से, नाना दादाजी के मुंह से सुने होंगे। तो नहर बेसिकली होता है कि जो खेत है उसी से कनेक्टेड एक छोटा सा रिवर, छोटा सा एक बहुत ही पतला सा एक नैरो सा एक रिवर से ही जुड़ा हुआ एक हिस्सा होगा जिसको हम नहर बोलते हैं, जहाँ से हम लोग पानी कनेक्ट करके पूरे खेत तक पहुँचा सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में आज भी इतना ज़्यादा कैनल का फैसिलिटी है नहीं, इतना ज़्यादा नहर बिल्ट नहीं किया गया है। हालांकि नहर है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है बड़े लेवल पे नहर, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए अगर आपको इरिगेशन करवाना है तो आपको कहाँ पे डिपेंडेंट होना होगा? आपको मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि बारिश होगा तो बारिश के थ्रू हम लोग फसलों को पानी पहुँचा देंगे। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि बारिश जो है उसका कोई ठीक ठिकाना होता नहीं है। इनफैक्ट अभी देख लो कि सितंबर का मौसम चल रहा है, लेकिन बताओ कितनी गर्मी है। दुर्गा पूजा आने वाला है, लेकिन आज भी अभी भी कितना ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है समर सीजन चल रहा है, मई का सीजन चल रहा है। तो मानसून कभी भी बता के नहीं आता कि हाँ मैं इस डेट को आ जाऊँगा। मानसून का आने का डेट फिक्स नहीं होता है। एज अ रिजल्ट
एज अ रिजल्ट फार्मर तलाश करते रह गए कि काश बारिश हो जाए, लेकिन वो बारिश 1 महीना डिले करके आया। तो इससे क्या होगा, हमारी फसलें खराब हो जाएंगी, उन तक पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर करने का मेथड है वो इरिगेशन पर्पस के लिए मानसून पे ज़्यादातर डिपेंडेंट है, और एज अ रिजल्ट मानसून पे डिपेंडेंट होने के कारण सही ढंग से क्रॉप्स को सही टाइम पे पानी मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द फीचर्स है। फिर आ जाता है डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप। तो फूड क्रॉप क्या होता है ये तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बट अभी ब्रीफली ऐसा समझो कि कुछ क्रॉप्स होते हैं, कुछ फसल होते हैं जो कि फार्मर इसीलिए उगाता है क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट का मतलब नहीं होता। उससे होता है कि भैया मेरा पेट पल जाए, दूसरों का पेट पल जाए, दैट्स इट। प्रॉफिट वो थोड़ा बहुत कमाता है, उससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो फार्मर उगाता ही प्रॉफिट कमाने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर फार्मर चाय उगा रहा है तो चाय कोई हमारा नॉर्मल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। चाय तो चस्का लग जाता है तो हम चाय पीते रहते हैं, वो बात अलग है। कभी सर दुखा तो चाय पी लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि चाय आपके चावल के कंजम्पशन को या फिर आपके वीट का जो कंजम्पशन है उसको रिप्लेस कर देगा कि नहीं भाई आज से मैं चावल नहीं खाऊंगा, आज से मैं चाय पीऊंगा। ऐसा नहीं होता है। चाय बस एक बोल सकते हैं ऊपर से हम पी लेते हैं, वैसे मेन हमारा डाइट तो चावल रोटी यही सब होता है हमारे डाइट में। तो जो ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम अपने डाइट के लिए कंज्यूम करते हैं, जिसको खाए बगैर हम अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, जो हमारे मेन डाइट का पार्ट है, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसे ही हम फूड क्रॉप कहते हैं। और ये क्रॉप फार्मर्स प्रॉफिट मोटिव से नहीं उगाते, ये जो क्रॉप्स है ये फार्मर्स लोगों का पेट पालने के लिए उगाते हैं। तो होता क्या है कि इंडिया में चूंकि इतना हैवी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे जितना भी एरियाज में एग्रीकल्चर होता है उसका अधिकतर हिस्सा फूड क्रॉप में ही चला जाता है। मान लो इंडिया में एक अजम्पशन है, मान लो इंडिया में 10 बीघा जमीन है जहाँ पे खेती होता है, तो उसमें लगभग 8 बीघा जमीन में तो ऐसे ही क्रॉप्स उगाए जा रहे होंगे जिससे कि पेट पले। जैसे चावल उग रहा होगा, दाल उग रहा होगा या फिर वीट उग रहा होगा, ऐसे कुछ कुछ उगेगा। लेकिन बचा हुआ जो 2 बीघा है उसमें सपोज कॉफ़ी उग रहा होगा, चाय उग रहा होगा। तो समझो इस चीज़ को कि इंडिया में जो मेजॉरिटी हिस्सा है जहाँ पे खेती होता है उसमें ज़्यादातर फूड क्रॉप ही उगाया जाता है। ये इसीलिए है क्योंकि इंडिया में इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है, तो सबको भूखा तो नहीं मार सकते हम लोग। एज अ रिजल्ट फार्मर्स का मेन जो फोकस है वो फूड क्रॉप पे होता है, इसलिए फूड क्रॉप का डोमिनेंस दिखाई देता है इंडिया। फोर्थ पॉइंट है अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। प्लीज इस बात का बुरा मत मानना, और ये मैं जनरली भी नहीं कह रही कि सबके लिए लागू होता है, बट ये भी ट्रू है कहीं ना कहीं कि ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो आज भी उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। एज अ रिजल्ट उन्हें साइंटिफिक तरीका नहीं मालूम है कि कितना परसेंटेज फर्टिलाइजर का हमें डालना चाहिए, कितना अमाउंट डालना चाहिए, पेस्टिसाइड कितना डालना चाहिए। तो अगर अनकंट्रोल्ड तरीके से पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए तो हमारे क्रॉप्स जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे, खाने लायक बचेंगे नहीं, टॉक्सिक हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉबैक है इंडिया में देखने को मिलता है कि इसमें फार्मर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह डालने से क्रॉप जो है वो बहुत जल्दी जो है राइप हो जाता है, बढ़ जाता है। होता क्या है कि मान लो एक क्रॉप है जिसको 6 महीना लगता है उगने के लिए, तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि अगर 6 महीना तक वेट करेंगे तब तो बहुत ही समय लगेगा। एज अ रिजल्ट हमें जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना है, और जल्दी जल्दी अगर हमें कल्टिवेशन करना है क्रॉप्स का तो हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे कि जो क्रॉप 6 महीना में उगता था उसको 3.5-4 महीना के अंदर उगवा देंगे। एज अ रिजल्ट क्रॉप जल्दी जल्दी उगेगा, तो फार्मर मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्रॉप को उगा के मल्टीपल बार बेच सकता है। एज अ रिजल्ट जो है लोग यहाँ पे इतने भीड़ जो है वो भूखा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए उन तक लगातार भोजन प्राप्त होता रहे, क्रॉप्स पहुँचते रहें, फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं क्योंकि क्रॉप्स को जो है वो कीड़ाने वगैरह या फिर इंसेक्ट्स वगैरह उसको ख़राब कर सकते हैं, तो उनसे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर फार्मर अनकंट्रोल्ड तरीके से इसका इस्तेमाल करे तो बिल्कुल अच्छा नहीं है क्रॉप के लिए, और अल्टीमेटली क्रॉप को खाने वाले तो हम ही हैं, तो हमारे लिए भी वो अच्छा नहीं होने वाला है। ओके, लास्ट ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड का मतलब ये है कि इंडिया में आज भी
ज़्यादातर जो एरियाज़ है वहाँ पे पुराने तरीके से ही कल्टीवेशन किया जा रहा है। पुराने तरीके से कल्टीवेशन करने का मतलब है आज भी बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्लाउइंग करने के लिए, है ना। प्लाउइंग क्या होता है, मिट्टी को हटाना पड़ता है ना, फिर जाके उसमें सीड डालेंगे। तो मिट्टी हटाने के लिए एक एक करके हटाने से अच्छा है कि बैल के पीछे हम लोग वो, आप लोग देख पाओगे, मेरे पास एक फोटो का तो लगा दूंगी, उससे आप घसीटते लेके जाओगे तो वो मिट्टी साइड हट जाएगा, जिससे कि सीड डालना आसान हो जाएगा। तो आज भी हम वही बैलगाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं या हाथों से प्लाउइंग का प्रोसेस कर रहे हैं, हाथों से सारा काम कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ये पुराने मेथड्स के कारण इनएफिशिएंसी आ जाता है। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि बैलगाड़ी से प्लाउइंग का प्रोसेस करो या फिर ट्रैक्टर से करो, क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा? ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर एक मशीन है, मशीन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है हमारे मुकाबले। इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया में चूंकि ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल किया जाता है फार्मिंग का, और इसके पीछे का रीज़न अगेन वही है, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो हैं वो पुराने मेथड से इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि वो नया कुछ ट्राई नहीं करना चाहते। एज अ रिजल्ट वो ट्रेडिशनल मेथड आजमाते रहते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन काफ़ी स्लो होता है, कल्टिवेशन काफ़ी स्लो होता है। क्योंकि देखो, अगर ट्रैक्टर लगाया जाए, सपोज एक एग्जाम्पल के लिए, सपोज पूरा का पूरा ज़मीन को अगर प्लाउ करना है, मिट्टी हटाना है ताकि इसमें सीड डाल सके, तो सपोज एक ट्रैक्टर को 2 दिन लगता है, तो वही अगर आप अपने हाथों से करोगे तो उसमें 10 दिन लग जाएगा भाई। तो कहीं ना कहीं मशीन ज़्यादा हेल्पफुल होता है, लेकिन इंडिया में आज भी यही देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड ही ज़्यादातर फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसे तो आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने सभी पॉइंट को समराइज करके 5 पॉइंट के अंदर इसको इकट्ठा किया है। सबसे पहले है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कि मेजॉरिटी पोर्शन जो उगाया जाता है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, और कुछ ही सरप्लस जो होता है वो बेचने के लिए उगाया जाता है। मानसून के ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, जिसके कारण कई बार मानसून के लेट आने के कारण या ना आने के कारण बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है क्रॉप्स का, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है। डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप, इंडिया में चूंकि इतना हैवी पॉपुलेशन है तो ज़्यादातर फार्मर्स का जो फोकस होता है वो फूड क्रॉप के ऊपर होता है, ना कि कैश क्रॉप के ऊपर। मतलब कि उनका मेन मकसद होता है कि लोगों का पेट भरे, प्रॉफिट बाद में देखा जाएगा। अल्टीमेटली 4th पॉइंट है कि फार्मर्स, हमारे ज़्यादातर फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो ज़्यादा क्रॉप उगाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे क्रॉप के लिए और अल्टीमेटली हमारे लिए अच्छे नहीं है। और आज भी हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर तुम ध्यान से देखो तो सभी फसाद का जो पूरा का पूरा जड़ है वो है पॉपुलेशन। अगर इंडिया का पॉपुलेशन इतना ह्यूज नहीं होता, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला था। हम आराम से उगाते और लोग सभी के सभी खाते, कोई ऐसा फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ता, कोई ऐसा हमारे पास पेस्टिसाइड का जरूरत नहीं पड़ता। ट्रेडिशनल मेथड यूज़ भी करते तो भी कोई बात नहीं था, क्योंकि लोग इतने कम है तो कोई चाप नहीं है। लेकिन पूरे के पूरे फसाद का जो जड़ है, जो मेन रीज़न है पूरे प्रॉब्लम क्रिएशन का, वो है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने का तरीका क्या है? एजुकेट करना लोगों को। आज लोगों को हम एजुकेट अगर करें कि देखिए पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है इंडिया का, आप जो है वो आप 3-4 बच्चे मत पैदा कीजिए, आप सिर्फ 1 बच्चे को पैदा कीजिए या 2 बच्चे पैदा कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। और कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, और हम आज के यंगस्टर्स हैं, हम ऑलरेडी अवेयर हैं, तो हम अपने फ्यूचर में इसका ख्याल रखेंगे। आई होप सो।